आफ्टरनून एवरीवन। आपका ब्रेक था क्या इसके पहले? बी सीटेड गाइस, हम शुरू कर रहे हैं। चलो शुरू करें अपन। देखो, हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो चैप्टर 1 पढ़ा था उसमें हमने देखा था ब्रिटिशर्स ने क्या किया इंडिया के साथ, है ना। अब जो इंडियन इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे थे कैसे इंडिया ने धीरे 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 अपने आप को बाउंस बैक करने की कोशिश करी, ठीक है। अब ये जो इंडियन इकोनॉमी चैप्टर है आपके स्कूल के लिए प्लस सीए फाउंडेशन में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या देखा है, इस चैप्टर में अभी तक हमने देखा 5 ईयर प्लान्स। क्या 5 ईयर प्लान्स देखे क्या? इसको दोबारा आज देखना है क्योंकि आप लोगों को याद नहीं है, ठीक है। दूसरा, 5 ईयर प्लान्स को हटा के अब क्या आ गया? नीति आयोग। ये नीति आयोग कल अपन ने किया था क्या? हाँ। अच्छा, नीति आयोग में क्या फंड एलोकेशन होता है क्या? अच्छा, ये टॉप टू बॉटम होता है कि बॉटम टू टॉप? बॉटम टू टॉप। इसमें स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं होते? होते हैं, ठीक है। अच्छा, नीति आयोग का फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये स्टैब्लिश कब हुआ था? स्टैब्लिश कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। और इसका काम कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ? 2017। अच्छा, 2017 में क्यों हुआ था स्टार्ट? क्योंकि 5 ईयर प्लान चल रहे थे, ठीक है। अब देखो, ये 5 ईयर प्लान आपको याद है क्या? पहले तो ये बताओ, पक्का याद है? ठीक है, फिर भी अपन एक बार इसको देखते हैं, ठीक है, रिवाइज करते हैं सिर्फ एक बार। देखो, 5 ईयर प्लान में इसका सबसे पहली जो चीज है वो इनके दिमाग में ये थी कि भाई 5 ईयर प्लान हम क्या करेंगे, आज प्लान बनाया 5 साल तक हम उसको अप्लाई करेंगे, 5 साल बाद चेक करेंगे काम हुआ कि नहीं हुआ। पहला 5 ईयर प्लान आया 1951 से 56। इसमें बोला एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे, 36% हमको ग्रोथ लेके आनी है, ठीक है। 1/3 एलोकेशन करा था फंड का एग्रीकल्चर में, ये पहला प्लान था, सिर्फ इतना। अब आपके एग्जाम में यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं, ये 36% और 1/3 वाला पार्ट प्लस हाईएस्ट फोकस कहाँ पर था। इसके बाद मैं आपसे इससे इसके एमसीक्यू पूछूंगी, ठीक है, इसलिए सिर्फ ध्यान से सुनते जाओ। फर्स्ट ईयर प्लान 1951 से 56, ये 5 साल तो अपन हाथ पे भी गिन सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर को पहले इंपॉर्टेंस दी थी। एग्रीकल्चर को पहले इंपॉर्टेंस क्यों दी थी? क्योंकि 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर की थी। मन्नू ने बोला हम 1/3 फंड इसमें अलोकेट करेंगे और 36% का हम इसमें ग्रोथ लेके आएंगे। ये मेरा पहला प्लान था, सिर्फ इतना याद रखना है। सेकेंड प्लान जब आया तो सेकेंड प्लान में सिर्फ एक चीज याद रखनी है, एक तो उसका ईयर 56 से कब तक चला था ये सेकेंड ईयर प्लान हमारा, 61 तक। यहाँ पे अंदर सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि इन्होंने क्या किया, अब क्योंकि एग्रीकल्चर में हमने 36% से भी ज्यादा ग्रोथ कर ली थी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री को 80% दे दिया और 20% दे दिया एग्रीकल्चर को, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए याद करवा रही हूँ क्योंकि इसका डेटा याद करने में बहुत दिक्कत आती है खुद से, ठीक है। चलो, उसके बाद दूसरा 3rd ईयर प्लान आया मेरा, ये ईयर दोबारा आप खुद ही हाथ से गिन सकते हो। 3rd ईयर प्लान में हो गया वॉर, ठीक है। वॉर की वजह से बोला, लोगों को बोला उपवास रखो, पहली चीज। दूसरी चीज, ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आए, HYV, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, आया था 3rd ईयर में। अच्छा, 3 साल के प्लान के बाद 3 साल का हॉलीडे आ गया,
इस 3 साल के हॉलीडे में भी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से 6 से 9% की ग्रोथ देखने को मिली थी। फिर आए हम फोर्थ ईयर प्लान पे। फोर्थ ईयर प्लान पे इन्होंने बोला कि भाई हम एक काम करेंगे, हम सिर्फ कितना एनुअल ग्रोथ बोलेंगे, 5%, लेकिन अचीव हुआ था सिर्फ 4.6%। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि टारगेट कितना रखा था, 5%। फोर्थ ईयर प्लान में टारगेट रखा था 5% का। फिफ्थ ईयर प्लान में जब उसको चेक करा तो बोला यार हमको सिर्फ 4.6% ही हमने अचीव करा है। अब इन्होंने फिफ्थ ईयर प्लान में एक और दिमाग लगाया। इंडिया में क्योंकि जब यहाँ पे वॉर हुआ था, हमने पढ़ा था, सूखा पड़ गया था, वॉर की वजह से पूरी जमीन उन्होंने खराब कर दी थी। तो इन्होंने फार्मर्स को यहाँ पर फिफ्थ ईयर प्लान में इन्होंने फार्मर्स को ड्राई फार्मिंग करना सिखाई थी। अब ये ड्राई फार्मिंग क्या होता है, बिना कम पानी में जो अच्छी खेती होती है, कुछ कुछ चीजें होती है जो कुछ कुछ खेती होती है जिसमें बहुत कम पानी लगता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, ड्राई फार्मिंग मेथड कौन से ईयर प्लान में यूज की गई थी, तो इट वाज फिफ्थ ईयर प्लान। फिफ्थ ईयर प्लान में कौन सी फार्मिंग की मेथड यूज की गई थी, ड्राई फार्मिंग। और इसको आप वो वॉर से कनेक्ट करना कि वॉर की वजह से पूरी जमीन खराब हो गई थी, सूखा बंजर जमीन हो गई थी, इसीलिए इन्होंने ड्राई फार्मिंग को सीखा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगेन 1 साल का प्लान हॉलीडे आया, मतलब कि 5 के बाद 1 साल का प्लान हॉलीडे आया, जुड़ के क्या बन गए, हाय राम, 5 5 प्लान बने। फिफ्थ ईयर 1 साल का हॉलीडे आया है। अब बताओ इसके बाद कौन सा ईयर प्लान आएगा, सिक्स्थ ईयर प्लान। अच्छा, देखो अब ये जो सिक्स्थ ईयर प्लान है, इस सिक्स्थ ईयर प्लान में भी इन्होंने क्या देखा। अब मैं आपको बता रही हूँ, जो HYV सीड्स थे ना, वो सीड्स क्या थे कि आप एक बीज से बहुत ज्यादा फसल उगा सकते हो। मुझे एक बात बताओ, गरीब फार्मर इसको अफोर्ड कर पाएगा क्या, नहीं। तो इसमें क्या हुआ ना, जो रईस वाले फार्मर्स थे, जिन फार्मर्स के पास, जिन किसानों के पास ज्यादा पैसा था, उन्हीं को सिर्फ फायदा हुआ, गरीबों तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए। जिसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स लेके आए। अब ये लैंड रिफॉर्म मैं आपको यही समझा देती हूँ क्या है। आपको पता है लैंड रिफॉर्म, मैंने आपको एक जमींदारी सिस्टम बताया था। इन लोगों ने क्या किया था ना, अंग्रेजों ने बेचारे किसानों से उनकी जमीन छीन ली और वही जमीन उनको किराए पे दे दी, और उनसे मार मार के खेती करवाते थे, खेती करके उनसे फसल बिकवाते थे, पैसे खुद रख लेते थे, थोड़े से एक दो पैसे उनको दे देते थे। अब जब अंग्रेज गए तब भी इंडिया में ये जमींदारी सिस्टम ही चल रहा था। तो सरकार ने बोला यार कुछ तो लैंड रिफॉर्म लेके आना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, जमींदार को हटाया और किसानों को किसानों की जमीन वापस दे दी। करीबन 200 लाख किसानों को उनकी जमीन वापस दी गई थी लैंड रिफॉर्म में। लैंड रिफॉर्म में इन्होंने क्या किया, जमींदारों से जमीन वापस लेके किसानों को दे दिया। लेकिन इसमें भी बहुत सारे जमींदारों ने फायदा उठाया, बहुत सारी जमीनों को उन्होंने बेच दिया, बहुत सारी जमीनों को कागज पे दिखा दिया कि किसानों को दे दी, लेकिन असलियत में दी नहीं। तो यहाँ पे सिक्स्थ ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, HYV सीड्स को और लोगों को बढ़ावा दिया कि देखो भले महंगा है लेकिन प्लीज इसको यूज करो। केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सिक्स्थ ईयर प्लान में आया था। केमिकल फर्टिलाइजर्स आपने देखा होगा, वो किसान कुछ तो छिड़कता है अपनी फसल के ऊपर सो दैट उसमें कीड़े ना पड़े, पेस्टिसाइड्स। ये 1980 में ये स्टार्ट हुआ था। 1980 में गवर्नमेंट ने बोला कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करो। दूसरा, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक। अच्छा, पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट, हाँ हाँ हाँ, क्या बोला आपने, काटने के बाद, पोस्ट हार्वेस्ट। पहले क्या होता था ना, किसानों को ज्यादा नॉलेज नहीं था। प, फसल काटने के बाद किस तरीके से जमीन का थोड़ा सा केयर रखना है सो दैट आगे वाली फसल अच्छी आए, उसके लिए उनको टेक्निक सिखाई गई। दूसरा, वॉर हुआ था तो हमारे पास फूड ग्रेन्स नहीं थे, इसलिए यहाँ पे इनको स्टोरेज के बारे में बताया गया। ये वाला प्लान ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिक्स्थ ईयर प्लान। इसमें सिर्फ हमको ये याद रखना है कि सिक्स्थ ईयर प्लान में जमींदारी सिस्टम को हटा दिया गया था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिक्स्थ ईयर प्लान में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई थी। देखो, फोर्थ ईयर प्लान में कितने का टारगेट बनाया था, 5 का। फिफ्थ ईयर प्लान में कितना अचीव हुआ था, 4.6। लेकिन सिक्स्थ ईयर में कितना अचीव हुआ था, 6%। सिक्स्थ ईयर में 6% हमको अचीव हो गया था। ठीक है। उसके बाद सेवेंथ 5 ईयर प्लान। अब सेवेंथ 5 ईयर प्लान में 3 चीजों पे फोकस करा था। ठीक है, ये 3 चीजें कौन सी थी, FPC, FPC, 3 चीजों पे फोकस करा था। FPC, फूड ग्रेन, पल्सेस और सीरियल्स। सरकार ने बोला भाई दाल, पल्सेस और सीरियल्स ये ज्यादा अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि अब सरकार को समझ में आ गया था कि इंडिया की खेती की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको शायद पता नहीं होगा, इंडिया सबसे ज्यादा सब्जियां और फ्रूट्स एक्सपोर्ट करता है।
आउट ऑफ इंडिया में, क्योंकि इंडिया के सब्जियों की और फ्रूट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे 7th ईयर प्लान में सरकार ने क्या किया, 3 चीजें लेके आ गए, फूड, पल्सेस और सीरियल्स, FPC। इस FPC में गवर्नमेंट ने क्या करा, इन तीनों चीजों पे ध्यान दिया कि हम फूड ग्रेन को, पल्सेस को और सीरियल्स की खेती को बढ़ाएंगे। फिर 8th ईयर प्लान, 8th ईयर प्लान में क्या हुआ ना, 8th ईयर प्लान में उल्टी चीज हो गई। अच्छा, सरकार ने यहाँ पे क्या बोला, फूड ग्रेन को बढ़ाएंगे, 7th में फूड ग्रेन था, 8th में भी इनको फूड ग्रेन को बढ़ाना था, लेकिन फूड ग्रेन ना बढ़ के ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ गया। अब एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे आता है, 8th ईयर प्लान में टारगेट क्या बढ़ाने का था, फूड ग्रेन, फूड ग्रेन, लेकिन बढ़ क्या गया, ऑयल सीड। अब ऑयल सीड क्या होता है, मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन हो गया, बेसिकली जिनसे तेल निकलता है। तो यहाँ पे जो है फूड ग्रेन का इन्होंने टारगेट रखा था 8th ईयर प्लान में, लेकिन बड़ा क्या, ऑयल सीड्स। ठीक है, ओके। अब 9th ईयर प्लान में, अब 9th ईयर प्लान में आ गया हमारा ठेकेदार, इसका नाम है ठेकेदार। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, बहुत काम की चीज है। सरकार जो है 8th 5 ईयर प्लान तक, देखो 8th 5 ईयर प्लान कब तक चला, 1997। उसके बाद सरकार को समझ में आया कि भाई ना, हमसे ना हो पाएगा। बहुत कोशिश कर ली, ग्रीन रिवॉल्यूशन कर दिया, जमींदारी सिस्टम हटा दिया, लोगों को समझा दिया कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी करो, लेकिन अभी भी कुछ ढंग का इंडिया में हो नहीं रहा। तो इन्होंने 9th 5 ईयर प्लान में एक ठेकेदार को अपॉइंट करा। जैसे अपन घर बनाते तो ठेकेदार का काम क्या होता है, मजदूरों पे ध्यान देता है, काम करे कि नहीं करे, टाइम से तरी हो रही है कि नहीं हो रही है घर की, वो यही देखता है ठेकेदार। यहाँ पर 9th ईयर प्लान में ठेकेदार का नाम है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, और ये आया था 2000 में, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, ये ठेकेदार का नाम है। अब ये ठेकेदार जैसे ही आया, इस ठेकेदार ने फटाफट से अपने हाथ में काम संभाला, मन्नू को साइड हटाया, मन्नू को बोला तू बैठ, तेरे को काम करना नहीं आता, मैं करता हूँ। इसने फटाफट से वेयर हाउस बनवाए, ठीक है, वेयर हाउस मतलब गोडाउन, गोडाउन बनवाए कि भाई जैसे ही कोई भी किसान फसल उगाएगा, अगर तुमको मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिल रहा तो अभी गोडाउन में रख दो, जब अच्छा रेट मिलेगा तो इसको निकाल के बेचना। इसने गांव में सड़कें बनाई, इसने गांव में जो नदियां थी वहां से पाइप जोड़ जोड़ के गांव गांव तक पानी पहुंचाया। ये सब किसने करा, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, इसका नाम है ठेकेदार। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, कौन से 5 ईयर प्लान में ठेकेदार आया था, तो वो कब आया था, 9th ईयर प्लान। अच्छा, ये भी बहुत आसान हो जाएगा, 9th ईयर प्लान आप ये 5 साल तो गिन ही लोगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, 97 से 2002, और ठेकेदार कब आया था, 2000 में। तो 9th ईयर प्लान के दौरान ठेकेदार आया था। हमारे ठेकेदार का नाम क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, ठीक है। देन वी हैव 10th 5 ईयर प्लान। अब इस 10th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, अब देखो ठेकेदार का काम, ठेकेदार ने फोकस करा सस्टेनेबल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल रिसोर्सेज क्या होती है, ऐसी चीजें, यस, ऐसी चीजें जिसको हम बचा के रख सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। जैसे अगर बारिश हो रही है तो बारिश का पानी स्टोर करके रखो, किसानों को सिखाया। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया कि अच्छे से पानी आए, खेत में से पानी ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, ज्यादा बारिश हो तो खेत नहीं बह जाना चाहिए। एग्री टेक, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लेके आया, प्लस क्रेडिट फ्लो, क्रेडिट फ्लो मतलब किसानों को उधार दिलवाया। आपने आज भी सुना होगा किसानों को लोन देती है सरकार, ये हमारे ठेकेदार ने ही शुरू किया था। तो ठेकेदार ने आते से ही अपना काम क्या शुरू किया, अच्छा ठेकेदार का नाम क्या था, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। कौन से ईयर प्लान में आया था, 9th ईयर प्लान में ठेकेदार आया। ठेकेदार ने सबसे पहले क्या किया, सस्टेनेबल रिसोर्सेज, जो चीजें बचा के रखी जा सकती है बचाया। दूसरा ठेकेदार ने क्या किया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव वालों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके दिया, उनको क्रेडिट दिलवाया। दूसरा उनको टेक्नोलॉजी सिखाई कि तुम कैसे ट्रैक्टर यूज कर सकते हो अपनी खेती में, तुम किस तरीके से, पहले ट्रैक्टर वगैरह यूज नहीं होते थे, ये हमारे ठेकेदार ने सिखाया कि आप ट्रैक्टर यूज करो, आप जैसे पेस्टिसाइड्स की मशीन आती है वो मशीन खरीदो, वो यूज करो। ये सब किसने बताया, ठेकेदार ने। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठेकेदार के बारे में बताया हुआ है जो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले 10th के बाद क्या आ गया मेरा, 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान में अगेन कुछ नहीं, यहाँ पे इनका टारगेट सिर्फ क्या था, टेक्नोलॉजी। इनको इंडिया में टेक्नोलॉजी लेके आनी थी। आप भी ये मानोगे, किसान हाथ से काम करता है तो ज्यादा टाइम लगता है, ट्रैक्टर से काम करेगा तो जल्दी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने 11th 5 ईयर प्लान में
किसानों को टेक्नोलॉजी यूज करना सिखाई थी। यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट चीज, 11th 5 ईयर प्लान में जीडीपी कितना ग्रो हुआ था? 4%। जीडीपी का मतलब होता है पूरे इंडिया की इनकम ग्रोथ। 4% ग्रोथ हुई थी हमारे जीडीपी में अकेले एग्रीकल्चर में। और बताओ ये क्यों? ही क्योंकि ठेकेदार आया। ठेकेदार जैसे ही आया उसने अच्छे से काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से जीडीपी में 4% की ग्रोथ आ गई। उसके बाद लास्ट 12th ईयर प्लान कुछ खास नहीं है, 2012 से 17 तक चला था। इसमें अभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग, अभी भी फार्मिंग पे ही ध्यान दे रहे हैं। आप सोचो कितनी बुरी बात है, जब फर्स्ट ईयर प्लान बना था 36% टारगेट रखा था, एक वॉर की वजह से 2017 तक फार्मिंग पे ही करते रह गए। इसके बाद हमारा क्या आ गया था? नीति आयोग। थोड़ा पूरा हिस्ट्री समझ में आ गई इसकी क्या थी? ठीक है, अब इसमें मेन हमारा कौन है? मेन है हमारा ठेकेदार। अब ये ठेकेदार ने क्या किया देखो, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है, अंग्रेज गए इंडिया से। अब एक बात बताओ, अंग्रेज जब गए इंडिया से, दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है ना। क्या कोई आउट ऑफ इंडिया वाले को इंडिया में आके बिजनेस करने देगा? उसके बाद अंग्रेज कैसे आए थे इंडिया में? ट्रेडर्स बन के ही आए थे। आए, हमारे राजा महाराजाओं को बोला कि हम साथ में बिजनेस करते हैं, ये करेंगे, और उनके सामने भोले भाले बन के बिजनेस करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया को अपने हाथ में कर लिया। अब एक बात बताओ, इतनी मुश्किल से उनको बाहर निकाला, दोबारा उसको आने की अनुमति देंगे क्या अपन? नहीं देंगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो लोग आएंगे नहीं तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? आज एक बात बताओ, मैकडोनल्ड्स आपने सुना होगा, पिज्जा हट, डोमिनोज, ये सब इंडियन ब्रांड्स हैं आउट ऑफ इंडिया के? आउट ऑफ इंडिया के तो तुमने तो अंग्रेजों को आने दे दिया, ये तो पूरे इंडिया को ही खा जाएंगे दोबारा से। देखो अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जब आजादी मिली ना तो इंडिया के लोग बहुत डर गए थे, बहुत ज्यादा। मतलब हालत लोगों की इतनी खराब थी, इतनी खराब थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं थी। और ऊपर से फिर पाकिस्तान और इंडिया का सेपरेशन हो गया, है ना। अंग्रेज गए तो गए यहाँ पे भेदभाव करवा के निकल गए, कोई बात नहीं। अब उस टाइम पे क्या हुआ ना, सरकार के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था, तो सरकार क्या करती थी, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेके इंडिया में काम कर रही थी। रोड बनाना है, ट्रेन बनानी है, लोगों को ये खेती, एक बात बताओ, इतना ये प्लान बना रहे हैं, इसके लिए पैसा भी तो लगता होगा कि एचवाईवी सीट देंगे, क्रेडिट फ्लो देंगे। ठेकेदार ने तो बोल दिया कि उधार दो किसानों को, उसके लिए सरकार को भी तो पैसा चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करा ना, वर्ल्ड बैंक से जा जाके लोन लेती थी। अब जो वर्ल्ड बैंक है उसका दिमाग खराब हुआ, वर्ल्ड बैंक ने बोला यार तुम किसी और को धंधा करने नहीं देते हो। सरकार ने बोला पूरा धंधा हम करेंगे और प्राइवेट वाले लोगों को हमारे अंदर नौकरी पे रखेंगे। ठीक है, अब सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही थी इंडिया की। तो जब 1991 में मनमोहन सिंह, आपको पता नहीं होगा, वो बेस्ट इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के, जो मनमोहन सिंह जी हैं, वो गए वर्ल्ड बैंक के पास और वर्ल्ड बैंक को बोला कि इंडिया को अच्छा बेहतर बनाने के लिए हमको थोड़े से रुपए चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक ने बहुत बेइज्जती करी थी। वर्ल्ड बैंक ने बोला यार तुम इंडिया वाले बहुत गरीब हो, तुम मेरा लोन वापस नहीं कर पाओगे। तो मनमोहन सिंह ने बोला यार दे दो प्लीज, जरूरत है, हमारे यहाँ पे लोग भूख पे मर रहे हैं, हमारे यहाँ खाने के लिए अनाज नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं, आप एक काम करो, हम तभी तुमको लोन देंगे जब तुम हमारे वाले लोगों को तुम्हारे यहाँ बिजनेस करने के लिए अलाउ करोगे। बताओ ये अच्छा हो रहा है कि बुरा? देखो, शुरुआत मजबूरी में किया था सरकार ने, पर अब उनको मजा आ रहा है इस चीज में। अब उस टाइम पे क्या हुआ था, अब उस टाइम पे क्या हो गया था कि मनमोहन सिंह जो है वो चाहते ही नहीं थे कि हमारे इंडिया में आउट ऑफ इंडिया से कोई भी इंसान आए और बिजनेस करे। हम इंडिया वाले खुद में खुद बिजनेस करके खुश रहेंगे, क्योंकि सबको डर लग रहा था कि दोबारा आएंगे तो फिर से यहाँ पे आके कुछ कर लेंगे। उन्होंने क्या किया था ना, इंडिया को बिल्कुल ताला मार दिया और बोला कि अंदर हम अच्छी खेती करेंगे, फसल करेंगे, अपना खाना उगाएंगे, खुद ही खा जाएंगे। वर्ल्ड बैंक ने बोला साहब ऐसा नहीं चलता, तुमको ये दरवाजा खोलना पड़ेगा, हमारे यहाँ के लोग भी इंडिया में आके धंधा करेंगे। अब जो हमारा ठेकेदार था, ठेकेदार का नाम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, 2000 में आया था ये। अब मनमोहन सिंह ने ठेकेदार से सलाह ली, ठेकेदार को बुलाया, ठेकेदार बता क्या करना चाहिए। ठेकेदार ने बोला भाई ये दरवाजा खोल ले। दरवाजा खोलने का मतलब ये था कि आउट ऑफ इंडिया वाले लोग इंडिया में आके धंधा कर सकते हैं, तुम उनको रोकोगे नहीं। अब अगर हम ये दरवाजा नहीं खोलते तो वर्ल्ड बैंक हमको लोन नहीं देता, लोन नहीं देगा तो इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था तो लोग भूखमरी से मर रहे थे, एक एक टाइम का उपवास करवाए जा रहे थे। तो बताओ सरकार फंस गई चारों तरफ से। तो उनको मजबूरी में ये चीज बोलनी पड़ी कि ठीक है, ठेकेदार ने बोला दरवाजा खोल ले भाई। दरवाजा खोला और बाहर के लोग अब अंदर आने लग गए।
इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इंडिया पहले क्या करता था ना, अपने इंडिया में किसी बाहर वाले इंसान को धंधा करने नहीं देता था। फिर जब ठेकेदार ने एडवाइस करी, सरकार ने वो गेट खोला, तब हुआ ग्लोबलाइजेशन। गेट खुला तो बताओ अब सब लोग आते जाएंगे क्या अंदर? आते जाएंगे। तब ये एडिडास, प्यूमा, नाइकी, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ये तब इंडिया में धीरे धीरे आना शुरू हुए। ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने लेकिन इनके ऊपर ना बहुत ज्यादा रोक लगा दी। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रोक लगा दी कि भाई ये दोबारा से वो अंग्रेज हमारे ऊपर राज ना कर लें। तो पूरा लाइसेंस चेक करना, ये करना, वो करना, बहुत सारी चीजें उनके ऊपर रोक लगा दी। अच्छा एक बात बताओ, अब आउट ऑफ इंडिया वाला आके इंडिया में धंधा कर सकता है और तुम इंडिया वालों को अलाउड नहीं करते हो धंधा करना, ये सही है कि गलत? गलत है। पहले क्या होता था ना, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो अपन आगे पढ़ेंगे। सरकार क्या बोलती थी, सारी फैक्ट्री सिर्फ मैं खोलूंगा, तुम लोग उसमें नौकरी करोगे। अगर तुम लोग फैक्ट्री खोलते हो तो मैं डिसाइड करूंगा कहाँ फैक्ट्री खोलोगे, कौन सा माल बनाओगे, कितना बेचोगे, कितने में बेचोगे, ये सब सरकार के हाथ में कंट्रोल था। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक ने दूसरी शर्त ये रखी। वर्ल्ड बैंक ने बोला भाई देख, तुम्हारे यहाँ तुम लोगों को छूट ही नहीं देते हो, यहाँ तो धंधा तुम करते हो, यहाँ तो जो बेचारा धंधा खोलता है उसको तुम कंट्रोल करके रखते हो। तो एक बात बताओ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम अच्छा होता है कि बुरा? एसबीआई अच्छा है कि आईसीआईसीआई बैंक? एसबीआई अच्छा है। कभी बैंक में गए हो आप? देखो आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंक है, मैं आपको बताती हूँ। आप एसबीआई बैंक में जाओगे ना, आपको जरा सा काम होगा ना, 3 घंटे बिठा के रखेंगे, आपका काम ही नहीं देखेंगे। और आप आईसीआईसीआई में जाओगे ना, तो पहले जाते से ही पानी देंगे, क्या काम है, लाइन से हटा के पहले तुम इधर आओ, तुम्हारा काम करेंगे। एक एक इंसान की पूरा काम करता रहता है। तो जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग होते हैं ना, आप एक बात बताओ, प्राइवेट स्कूल अच्छा होता है कि गवर्नमेंट स्कूल? प्राइवेट स्कूल, क्योंकि प्राइवेट वाले अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देते हैं, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देते हैं। और गवर्नमेंट वाले कैसे, वो टीचर मटर छीलती है बैठे बैठे, वो पैर दबाती है बच्चों से। ये है हमारे पब्लिक वाले। तो यहाँ पर मनमोहन सिंह को वर्ल्ड बैंक ने पहले ही बोल दिया कि तुम पब्लिक वालों से कुछ काम नहीं होता, तुम प्राइवेट लोगों को अलाउड करो कि वो भी धंधा खोलें, वो भी फैक्ट्री खोलें। अब मनमोहन सिंह ने फिर ठेकेदार के पास गया, ठेकेदार को बोला कि भाई दरवाजा खोल लिया, अब आउट ऑफ इंडिया वाले यहाँ के धंधा करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। अब बोला कि अगर हमने हमारे लोगों को छूट नहीं दी धंधा करने की, तो ये तो दंगे कर देंगे। तो ठेकेदार ने बोला एक काम कर, लिबरलाइजेशन कर दो। अब ये लिबरलाइजेशन क्या था? लिबरल का मतलब होता है छूट देना, पहले फ्रीडम देना। पहले पता है सरकार क्या करती थी? आपको, आप सोचो, सीए बनने के बाद आपको बिजनेस खोलना है, ठीक है, आपने अप्लाई करा लाइसेंस के लिए, सरकार सीधा तुम्हारे घर आई और तुमको बता रही है तुम्हारी फैक्ट्री यहाँ खुलेगी, इतना माल खरीदोगे, इतना माल बेचोगे, इस इंसान को बेचोगे, इतने में बेचोगे, ये माल बनाओगे। तुमको धंधा करने में मजा आएगा क्या? नहीं। मेरा धंधा, मैं मालिक, मैं खोलना चाहता हूँ, सारी मेहनत मेरी, तो तुम क्यों मुझे कंट्रोल करोगे? और सरकार से हर एक चीज की परमिशन लेनी पड़ती थी। मैं तुमको बता रही हूँ, इतनी खराब हालत थी। अगर समझो तुम्हारी ये पेन की फैक्ट्री, इसका प्लास्टिक खरीदना है तो सरकार से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, अप्रूवल। मैं प्लास्टिक खरीद लूं क्या? वो अप्रूवल आता था 2 महीने बाद, तब तक प्लास्टिक वाला चला गया। अब क्या, कहाँ से लाए प्लास्टिक? फिर दूसरा प्लास्टिक वाला ढूंढो, फिर दूसरा कागज बनाओ, फिर सरकार से पूछो इससे ले लूं, फिर वो 2 महीने बाद बता रहे तब तक वो प्लास्टिक वाला भी निकल गया। धंधा हो पाता है कैसे? नहीं हो पाता है। अच्छा तुमको आगे मार्केट में समझो ये पेन बेचनी है 10 रुपए की, पहले सरकार से अप्रूवल लेनी पड़ती थी। ये 10 रुपए में बेच दूं क्या मैं ये वाली पेन? सरकार 2 महीने बाद बता रही, तब तक मार्केट में ये पेन ही हट गई, खत्म। बताओ, ऐसे धंधा हो सकता था क्या? नहीं। तो बोला भाई अपने लोगों को छूट देनी पड़ेगी। ये भी ठेकेदार ने आइडिया दिया कि भाई अपने लोगों को थोड़ी सी छूट दो, जिसको अपन बोलते हैं लिबरलाइजेशन। तो पहला हमारा ठेकेदार क्या लेके आया? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब आउट ऑफ इंडिया वाले लोग इंडिया में आके अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। ठीक है। आपको पता है डोमिनोज कैसे आया था इंडिया में पहली बार? नहीं। आ, उस टाइम पे पता है क्या था, जो डोमिनोज के खुद के मैनेजर्स होते थे ना, जैसे इंदौर में भी, वो घूमते रहते थे और अपने बेसिकली एक कार्ड देते रहते थे सबको कि हमारे किचन में फोन करके तुम ये पिज्जा मंगवाना। डोमिनोज ने स्टार्टिंग में इंडिया में ऐसे स्टार्ट करा था। लोग उनकी आउटलेट पे जाते ही नहीं थे, मतलब अंग्रेजों को लेके इतना मन में बैर था लोगों के कि अगर कहीं से किसी अंग्रेज की दुकान दिख गई ना तो लोग, और डोमिनोज के कितने तो आउटलेट पत्थर मार के तोड़ दिए थे, डोमिनोज ने कांच लगाना ही छोड़ दिया था। उन्होंने दीवारें ही खड़ी कर दी। क्यों? क्योंकि लोग पत्थर मारते थे कि तुम अंग्रेज हो, तुम यहाँ से जाओ। अब सोचो मनमोहन सिंह को लोन नहीं मिल रहा कि ये अंग्रेज यहाँ पे आए, वो बेचारा इसको यहाँ ले गया, ये फिर पत्थर मार के उसको भगा रहे हैं। ऐसा चला इंडिया में बहुत सालों तक। फिर ठेकेदार ने बोला ग्लोबलाइजेशन
प्लस लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या? फ्रीडम देना। आपको लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा। आपको कोई भी माल बनाना है, जिससे खरीदना है, जिसको बेचना है, जहां माल बनाना है, वो सब आप कर सकते हो। सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये दो चीजें समझ में है क्या? ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन क्या होता है। अब ग्लोबलाइजेशन में एक और चीज समझो। आउट ऑफ इंडिया से जो कंपनी यहाँ के धंधा कर रही है ना, उसको बोलते हैं FDI। क्या बोलते हैं? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन वाला डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में। सरकार चाहती है, अब धीरे धीरे ना सरकार को मजा आने लगा। फॉरेनर्स आए इंडिया में, वो बिक्री करने लगे, सेल करने लगे, पैसा कमाने लगे। बताओ इस पे टैक्स कौन लेगा? इंडिया की सरकार। इंडिया की सरकार का टैक्स बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब ये डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, ये सब आते गए तो इन्होंने अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाना शुरू करी। इन्होंने धीरे धीरे मार्केटिंग करना शुरू करी। तो इंडिया वाले लोगों को थोड़ा दिमाग आया कि मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, कि लोगों के सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। धीरे धीरे इंडिया वालों का भी लेवल बढ़ने लगा। तो अब सरकार ने बोला कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है, हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा FDI को इंडिया में लेके आएंगे। FDI मतलब कौन होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो क्या करता है, आउट ऑफ इंडिया वाला बंदा इंडिया में आके अपना धंधा खोलता है, ठीक है, अपनी दुकान खोलता है, जैसे कि डोमिनोस है, जैसे कि सबवे, ठीक है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन कौन लेके आया? किसने सलाह दी थी मन्नू को? ठेकेदार ने। ठेकेदार ने। ठेकेदार का नाम क्या है? न्यू नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? या आपका 50% क्लियर हो गया है? अब देखो, ये 5 ईयर प्लान हो गया आपका। ये 5 ईयर प्लान आपके डन है, ठीक है। अच्छा, इसी बीच में आपने एक और नई चीज पढ़ी ठेकेदार के बारे में। ठेकेदार का नाम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। ठीक है। अच्छा, ये कौन से ईयर प्लान में आया था? 9th ईयर प्लान में आया था, ठीक है। ये ठेकेदार ने कौन सी दो पॉलिसी लेके आया? ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन में कौन आके बिजनेस करता है इंडिया में? हाँ, उस फॉरेनर का नाम क्या है? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लिबरलाइजेशन में क्या लाइसेंस को हटा दिया था क्या? हाँ, यहाँ पे लाइसेंस में इन्होंने क्या दे दी थी? फ्रीडम। अच्छा, यहाँ पे लैंड रिफॉर्म भी लेके आ गए थे क्या ये लोग? इन्होंने लैंड रिफॉर्म में क्या हटाया था? लैंड रिफॉर्म्स में इन्होंने हटा दिया था जमींदार का कंसेप्ट। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? इतना क्लियर? ठीक है। अब आपको बताएं, इंडिया में कुछ चीजें, एग्रीकल्चर का पूरा पढ़ लिया, 5 ईयर प्लान आया, नीति आयोग गया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एग्रीकल्चर हो गया। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं हमारे इंडस्ट्रीज की, ठीक है। हमारी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। देखो, अब इन इंडस्ट्रीज में क्या बात करेंगे अपन? सबसे पहली चीज, आपको पता है पहले गवर्नमेंट ने बोला कुछ सेक्टर्स में जो है सिर्फ गवर्नमेंट ही अपनी इंडस्ट्री खोल सकती है। कुछ इन्होंने दिया प्राइवेट प्लस पब्लिक वालों को। प्राइवेट और पब्लिक वाले लोग पार्टनरशिप करके धंधा कर सकते हैं। और तीसरा दिया सिर्फ प्राइवेट वाले लोग। इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन पॉलिसी 1991 या फिर 1961। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इस पॉलिसी में क्या हुआ, अपन ने अभी भी इसको डिस्कस करा था। जब मन्नू आउट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक में लोन लेने गया तो उसको मना कर दिया था। तो दो चीजें बोली थी, एक तो अंग्रेजों को आने दो धंधा करने के लिए, दूसरा क्या बोला था? अपने लोगों को काम करने दो, प्राइवेट वाले लोगों को काम करने दो। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसी में इन्होंने क्या किया था? प्राइवेट वाले लोगों को काम करने की छूट दी थी। आपको बताएं उस टाइम पे, अच्छा आप अभी जो डिफेंस की चीजें होती है, आप उसकी फैक्ट्री खोल सकते हो क्या? नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट मना करता है क्या? हाँ। अगर आपको गांजे की फैक्ट्री खोलनी है, ऐसे ही खोल दोगे क्या? सुबह उठे पीथमपुर में गए, शटर उठाया, गांजा बेचूंगा, ऐसा कर सकते हैं क्या अपन? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बस बस बस, यहाँ पर गवर्नमेंट ने, एक सेकेंड, यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स पे रोक लगा के रखी है, ठीक है। उन सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ने ये रोक लगा के रखी है
कि भाई हम लोग जो है कुछ कंपनीज कुछ इंडस्ट्रीज दूसरों को खोलने नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक बार हम आपके मॉड्यूल पे आते हैं। नहीं, अभी एमसीक्यू नहीं। देखो, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब देखो, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने, एक सेकेंड बात मत करो। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी? 24 जुलाई 1991। सबसे अच्छे क्वेश्चन तो ये लगते हैं जब आपके इकोनॉमिक्स में फाउंडेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि अगर आपको डेट याद है तो आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। 24 जुलाई 1991 को नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। अब इस पॉलिसी में इन्होंने सबसे पहले क्या हटाया था? लाइसेंस राज। पहले इसको लाइसेंस राज बोला जाता था। लाइसेंस राज क्या? 80% इंडस्ट्री को धंधा करने के लिए सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ता था सरकार से। सरकार बताती थी कि तुम कितना काम करोगे, कितने में करोगे, किसको बेचोगे, कहाँ बेचोगे। ये था हमारा लाइसेंस राज। इन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इन्होंने लाइसेंस राज को क्या कर दिया? हटा दिया। दूसरा, इन्होंने पब्लिक सेक्टर को सिर्फ 8 सेक्टर्स में ही कंट्रोल्ड रखा। रेलवे, ट्रांसपोर्ट एंड एटॉमिक एनर्जी। देखो, सरकार ने क्या बोला, पहले सारी चीजें सरकार बनाती थी। अगर किसी को फॉर एग्जांपल डेयरी का काम करना है तो बोल देते थे चलो ठीक है, तुम डेयरी की फैक्ट्री खोल सकते हो। किसी को पनीर बनाना है, ठीक है, तुम पनीर बना सकते हो। ज्यादा से ज्यादा काम सिर्फ सरकार अपनी फैक्ट्री में किया करती थी। लेकिन हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग सरकार ने सिर्फ इन 3 चीजों में अपनी लिमिटेड, कितने सेक्टर्स? 8 सेक्टर। उसमें भी मेन क्या थे? रेलवे, ट्रांसपोर्ट, एटॉमिक एनर्जी। आज अगर किसी को रेलवे की फैक्ट्री खोलनी है तो खोल सकता है क्या? नहीं। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यही जो पटरी लगाने का काम होता है। रेल की पटरी तुम लगाने की फैक्ट्री खोल सकते हो क्या? नहीं। तुम एटॉमिक एनर्जी, बम बना दिया, बना सकते हो क्या? नहीं। क्या ये इलीगल है इंडिया में? हाँ। तो सरकार ने क्या बोला, सिर्फ 8 सेक्टर ऐसे थे, सिर्फ 8 सेक्टर ऐसे थे जिसमें सरकार ने बोला कि मैं काम करूंगा, बाकी सारे सेक्टर, सारे फील्ड में बाकी लोग अपनी फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर सरकार ने एक एक्ट लेके आए। कौन सा एक्ट? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज एक्ट। अब ये एक्ट कौन सा था? मोनोपोली का मतलब अभी अपन जानते हैं क्या? मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एक सिंगल शेयर। यहाँ पे सरकार ने एक एक्ट निकाला और सरकार ने बोला किसी की भी मोनोपोली मार्केट में नहीं चलेगी, सबको धंधा करने का अधिकार है। ठीक है। उसके बाद जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, सरकार ने इनको एंट्री देना स्टार्ट कर दिया। पहले सरकार बोलती थी तुम्हारे पास 5 करोड़ होंगे तो ही तुम फैक्ट्री खोल सकते हो। अब किसी के पास 2 करोड़ है तो वो नहीं खोलेगा क्या? ये तो गलत बात है। तो सरकार ने बोला कि ठीक है, किसी की स्मॉल इंडस्ट्री है तो वो भी जो है एंट्री करके अपना बिजनेस कर सकता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक सेक्टर पॉलिसी मोनोपोली को एंड किया गया। बहुत सारे सेक्टर्स में सिर्फ पब्लिक सेक्टर था, जैसे कि अभी करंटली मैं आपको बताऊं, आपको पता है उस टाइम पे अगर किसी को कॉटन का कपड़ा बनाना है तो वो सिर्फ पब्लिक कंपनी बनाती थी, सिर्फ सरकार बनाएगी, प्राइवेट वाला कोई नहीं बनाएगा। बताओ यहाँ पे सरकार की मोनोपोली थी कि नहीं थी? थी। अगर दवाइयां बनती थी, जो आज मेडिकल पे आपको दवाइयां मिलती है, वो सिर्फ सरकारी कंपनी बनाएगी और कोई कंपनी नहीं बनाएगी, तो क्या वहां पे भी सरकार की मोनोपोली थी? थी। सरकार ने इस पॉलिसी में उन मोनोपोलीज को भी हटाया और सिर्फ 2 सेक्टर में अपनी मोनोपोली रखी। पहला था एटॉमिक एनर्जी, दूसरा था रेलवे ट्रांसपोर्ट। एटॉमिक क्यों रखा? क्योंकि देखो उनसे बम वगैरह बनते हैं, तो जनरल पब्लिक को उसके लिए अपन अलाउ नहीं कर सकते। दूसरा, रेलवे में तो गवर्नमेंट की ही मोनोपोली है। ठीक है। अब यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो लिबरलाइज। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है जो बाहर से आते हैं? एफडीआई। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब मेरी एक बात सुनो, किसी भी कंपनी में, शायद ये आपको पता होगा ऑलरेडी, अगर एक कंपनी है और उस कंपनी में मैंने 20% शेयर्स को होल्ड करके रखा है, क्या मैं उसकी मालिक बन जाऊंगी क्या? क्या मैं उसकी सब्सिडरी बन जाऊंगी क्या? ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, इसको ध्यान से सुनो। ये कंपनी है, मैंने इस कंपनी के 20% शेयर खरीदे, क्या ये कंपनी मेरी होल्डिंग कंपनी बन गई क्या? अच्छा, होल्डिंग क्या होता है? अच्छा, अगर मैंने 49% शेयर इसमें होल्ड करें तो क्या ये मेरी सब्सिडरी कंपनी बनेगी क्या?
अच्छा, अगर मैंने इसमें 51% होल्ड करा तो सब्सिडी बनेगी क्या? बनेगी। अगर 50% करा तो बनेगी क्या? नहीं बनेगी। अच्छा, मतलब अगर मुझे मालिक बनना है तो किसी भी कंपनी में कितना मिनिमम चाहिए? 51%, या उससे ज्यादा? उससे कम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अब सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में यही किया। सरकार ने क्या देखा कि भाई पहले ना जो फॉरेनर्स आते थे उनको ये सरकार पता है 20%, 49%, 30% ऐसा हिस्सा देती थी। फॉरेनर आके काम करना पसंद करेगा? क्या वो मालिक बन रहा है क्या 20-30% से? नहीं। तो फॉरेनर ने बोला हम काम तभी करेंगे जब तुम हमको मालिक बनने की इजाजत दोगे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो थे उसको 51% तक का मालिकाना हक लेने की अनुमति दे दी। मतलब कि किसी भी कंपनी में आप 51% अपना शेयर लेके काम कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जाम बताऊं, आपने अगर इस कंपनी का नाम सुना हो तो, फॉक्सटेल, सुना है क्या नाम कभी? नहीं। इट्स अ चेन्नई कंपनी, चेन्नई की कंपनी है। इसमें आउट ऑफ इंडिया वाले ने 51% के शेयर होल्ड करके रखे, ठीक है। और इंडिया वाले लोग हैं 49% के शेयरिंग वाले। बताओ ये कंपनी आउट ऑफ इंडिया वाले की कि इंडिया वाले की? क्या आउट ऑफ इंडिया वाला ही मालिक है क्या? हाँ। तो ये सरकार ने बाद में अलाउड करा। पहले सरकार इनको मालिक बनना अलाउड नहीं करती थी, सरकार ने इनको बाद में अलाउड करा। तो हमारी नेशनल पॉलिसी के, हमारी जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसी के अंडर सरकार ने अलाउड करा कि आप 51% तक का शेयर जो है वो रख सकते हो। तो देखो अभी तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इन्होंने क्या किया गया, लाइसेंस राज हटा दिया, स्मॉल इंडस्ट्री खोलने की इजाजत दे दी, मोनोपोली को हटा दिया, ठीक है। चौथा इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स थे उनको 51% लेके आने की अनुमति दे दी कि तुम किसी भी कंपनी के मालिक बन सकते हो इंडिया में। अच्छा, पहले सरकार ने इनको क्यों नहीं दिया होगा? डरे हुए थे ना कि भाई इनको दोबारा मालिक बनाया फिर से हमारे ऊपर राज ना करे। अच्छा, करंटली पब्लिक जो पब्लिक कंपनी है कौन से 8, सिर्फ 8 ही सेक्टर में है क्या? अच्छा, उनमें से 2 सेक्टर के एग्जांपल दे सकते हो? एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही सरकार ने लाइसेंस राज हटाया, एक पॉजिटिव चीज हुई। क्या हुई? देखो, पहले ना सरकार हम लोगों को बिजनेस नहीं करने देती थी, तो इंडिया के लोग ना इंपोर्ट कर पाते थे ना एक्सपोर्ट कर पाते थे। लेकिन जैसे ही सरकार ने हमको लिबरलाइज किया, जैसे ही सरकार ने लाइसेंस राज हटाया, हमको फ्रीडम दी, इंडिया के लोगों ने ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना शुरू किया। बताओ किसी भी देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा होता है तो वो देश ज्यादा स्ट्रांग होता है? एक्सपोर्ट ज्यादा अच्छा होता है कि इंपोर्ट? एक्सपोर्ट। तो धीरे धीरे जैसे ही प्राइवेट लोगों ने अपनी फैक्ट्री खोलना स्टार्ट करी ना, तो उन्होंने धीरे धीरे एक्सपोर्ट करने लग गए। जैसे मैं आपको बताऊं, देयर इज अ सीए जो आउट ऑफ इंडिया पानी पूरी का स्टॉल है उनका। हाँ, ये आपको हंसी लग रही होगी, शी इज अर्निंग सो मच। आपको पता है वो हमारे साथ जीएमसीएस ट्रेनिंग में थी। जीएमसीएस ट्रेनिंग आप सबकी होगी, फाइनल एग्जाम के पहले आपकी जीएमसीएस ट्रेनिंग होती है। इंटर में आपकी सबसे पहले ओसी और आईटी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो ओसी में वो लोग आपको क्या सिखाते हैं ना कि कैसे बात करना चाहिए, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, स्टेज पे कैसे बात करनी चाहिए, पूरा आपको प्रैक्टिकली। आपको पता है एक प्रोडक्ट दे देंगे, फॉर एग्जांपल कि आप एक प्रोडक्ट बनाओ और आप उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे हमको करके बताओ। आपकी टीम बनाएंगे, आपको बहुत मजा आता है उसमें, बहुत सीखने को मिलता है। तो वो बंदी ना वहां पे मिली थी हमको, तो उससे पूछा कि तुमको सीए बन के क्या करना है, मतलब तुम्हारे दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है? पंकज कोठारी सर हैं हमारे इंदौर ब्रांच में आईसीआई में। पंकज कोठारी सर ने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारा बिजनेस में, बिजनेस का कोई आइडिया है? सबसे वो आइडिया पूछ रहे थे। तो एक बंदी ने बोला कि मैं तो चाहती हूँ कि सीए बनने के बाद इतना पैसा कमाऊं, बहुत सारे घर खरीद लूंगी, फिर घर में बैठ के सीरियल देखूंगी और उनको किराए पे चलाऊंगी, तो किराए की इनकम आ जाएगी। दूसरी बंदी ने बोला मेरे को आउट ऑफ इंडिया ना पानी पूरी को इंटरनेशनल फूड बनाना है, पानी पूरी को। तो उस टाइम तो सब उसके ऊपर हंसे थे, बिलीव में उसके ऊपर सब हंसे थे। जहां हम लोग ब्रेक में नीचे जाते थे ना, पानी पूरी का ठेला दिखता था, हम बोलते थे भैया इसको भी ट्रेनिंग दो, ये भी बनाएगी ये। आज मैं आपको उस बंदी की बात बताती हूँ, आउट ऑफ इंडिया मतलब अराउंड यूएसए में, यूके में, दुबई में, सिंगापुर में, बैंकॉक में, मलेशिया में उसकी ब्रांचेस हैं। उसने पानी पूरी की ब्रांचेस ओपन करके रखे हैं 5-6 कंट्रीज में, लिटरली, ठीक है।
और नहीं, आपको पता है क्या उसने लिटरली उसको एक इंटरनेशनल फूड बनाने का जो उसने बोला था वो लिटरली वो काम कर रही है। आप सोचो अगर सरकार अलाउड ही नहीं करती कि इंडिया वाले लोग बिजनेस नहीं कर सकते तो क्या आज वो इतना एक्सपोर्ट कर पाती क्या? नहीं कर पाती। आपको पता है एक पानी पूरी की प्लेट यूएसए में कितने की बेचती है वो? $150 की। $150। आप 150 इंटू 80 करो कितना होता है? 150 इंटू 80। अरे रे, है हूं ही हो गया। इतने रुपए की एक प्लेट बेचती है जिसमें 4 पानी पूरी बेचती है वो। ठीक है। अच्छा वो खुद खड़ी होके नहीं, वो पता है क्या कर रही है? उसने पता है वो लिटरली क्या करती है? वो पता है लिटरली, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं आपको एक बिजनेस आइडिया बता रही हूँ, इस तरीके से चीजें की जाती है। अभी आपको पता है क्या, आपको ऐसा लगता होगा कि इंडिया में पानीपुरी वाले कितना कमाते हैं? आउट ऑफ इंडिया तो और ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। आप सोचो आप सीए बनने के बाद पराठे लगा रहे हो आउट ऑफ इंडिया, बहुत कमाओगे। अच्छा एक बात बताओ, एक सेकेंड साइलेंस। ये तो बहुत ही बात करते हैं पीछे, आरामन बहुत बेकार हो यार तुम लोग। सच में तुम लोग अलग अलग बैठा करो। तुम ये बीच के सारे, तुम अलग अलग बैठा करो। हाँ तुम सबको ही बोल रही हूँ, इधर उधर मत देखो। चलो, तो देखो इस तरीके से ना, अब वो बंदी का बिजनेस आइडिया था। एक बात बताओ, आज वो खुद थोड़ी वहां बैठी है, उसने नौकर लगा रखे हैं। खुद तो बढ़िया घूमती रहती है इधर उधर, लेकिन कितना कमा रही है वो? उसके सर पे कोई लोड ही नहीं है, है ना? तो यहाँ पे जैसे ही गवर्नमेंट ने इंडिया वालों को लिबरलाइज किया, जैसे ही उनको मौका दिया कि आप आउट ऑफ इंडिया जाओ, आप माल बेचो, तो इंडिया के लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इंडिया के लोगों ने इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। अब यहाँ पर ये एकदम काम की चीज है आपकी, क्या है? 1991 में हाईएस्ट टैरिफ। अच्छा अभी ट्रम्प के टैरिफ से सब लोग डर रहे हैं। आप सोचो 1991 में कितना टैरिफ है, 355%। आउट ऑफ इंडिया वाले जो लोग हैं ना, जो सरकार थी, उनको एक तरीके से जेलेसी हुई। उनको क्या जेलेसी हुई कि यार इंडिया वाले लोग तो बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया में तो ग्लोबलाइजेशन आ गया, लिबरलाइजेशन आ गया, लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो जैसे अभी ट्रम्प कर रहा है ना टैरिफ बढ़ाना, 1990 में भी इन्होंने इंडिया पे टैरिफ बढ़ाया था एंड इट वाज हाईएस्ट। कितना? 355% टैरिफ। मतलब अगर आपको 100 रुपए की चीज खरीदनी है तो 355 रुपए का उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बताओ आउट ऑफ इंडिया लोग इंडिया की चीजें खरीदेंगे कि नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। कौन खरीदेगा? बोलेगा यार 100 रुपए की चीज लेने के लिए 355 का टैक्स कौन देगा? कोई भी नहीं देना पसंद करेगा। अगेन इंडिया को नीचे लेके आने के लिए क्या हुआ तुम दोनों को? क्या हुआ? ज्यादा ही आता है क्या कुछ? कोई दिक्कत? दिन ब दिन तुम सब लोग बहुत बदतमीज होते जा रहे हो, स्पेशली आरम वन। कोई दिक्कत भाई? यहाँ बैठ के सामने ही हंसे जा रहा है। पीछे चला जा भाई, वो उधर कोने में है। यू कैन गो देयर, हमने इसीलिए वो एक बेंच वहां रखी है। अब वहां जा सकते हो, नो इश्यूज। मेरे को डिस्टर्ब होता है भाई। तो यहाँ पे हाईएस्ट टैरिफ कितना था? 355%। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में कि हाईएस्ट टैरिफ कौन से ईयर में था? तो इट वाज 1990 एंड 91। एंड कितना परसेंट था? इट वाज 355%। अब अच्छा, अब आपने रुपए और डॉलर की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में कभी देखी है? अब इस पॉइंट को समझने के लिए वो देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट में $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपए है। मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग क्या है, डॉलर है कि रुपया स्ट्रॉन्ग है? डॉलर स्ट्रॉन्ग है। और रुपया क्या है? वीक। अब $2 आ रहे हैं 80 रुपए में, बताओ अब स्ट्रॉन्ग क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग क्या हो गया? ये हो गया स्ट्रॉन्ग। और वीक कौन हो गया? डॉलर। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं $1 इक्वल्स टू हो गया 100 रुपए, बताओ रुपया वीक हुआ कि स्ट्रांग हुआ? वीक। ये सबको समझ में आता है क्या? ये क्या हो गया? वीक। तो बेसिकली पहले जहां $1 80 का मिलता था, अब हमको $1 के लिए कितने देने पड़ रहे हैं? 100 रुपए। इसका मतलब हमारा रुपया कमजोर हुआ है कि स्ट्रांग? कमजोर हो गया। तो यहाँ पर जब ये टैरिफ बढ़ा,
जब ये टैरिफ बढ़ा तो सबसे ज्यादा जो रुपया है उसकी वैल्यू जो है वो डिवैल्यूड हो गई, रुपया गिर गया, रुपया कमजोर हो गया। मतलब कि अगर 100 रुपए का $1 मिल रहा था उस टाइम पे, तो ये 18 रुपए उस पे और बढ़ गए। अब $1 मिलने लग गया 118 रुपए का। 18 रुपए से डॉलर क्या हो गया? वीक हो गया। वीक हुआ कि स्ट्रांग हुआ? अच्छा, किस किस को ये समझ में नहीं आ रहा है डॉलर और रुपया, तो मैं एकदम पीछे से समझा दूंगी। देखो, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे टैरिफ बढ़ा, हमारा जो रुपया है वो डीवैल्यूड हो गया बाय 18%। कितने परसेंट से? 18% से। मतलब अब $1 खरीदने के लिए 18 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे थे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करता है, ठीक है, माल मंगवाता है, ये उसके लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात की बुरी बात? अगर रुपया वीक हो गया, अच्छी बात की बुरी बात? बुरी बात, उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट वाले के लिए? उसके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि अब उसके पास ज्यादा डॉलर आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने ओके डाइवेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। अब इसका भी मतलब समझाती हूँ। देखो, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में गवर्नमेंट ने क्या किया ना, बहुत सारी अपनी जो फैक्ट्रीज थी, जो कंपनीज थी, उसको बेच के उन्होंने बहुत सारे कंपनी। डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब बताती हूँ पहले। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब, जैसे मेरी कंपनी है, ठीक है, और मैंने 4 कंपनी और खरीद के रखी, तो क्या मैंने इन्वेस्टमेंट करा 4 कंपनियों में? हाँ। तो मैंने क्या करा, एक मेन कंपनी थी हमारे पास, और पैसे कमा कमा के एक मेन कंपनी के साथ साथ 4 कंपनी और खरीद ली। ठीक है। अब जैसे जैसे, एक बात बताओ, 4 कंपनी और खरीद ली तो काम बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो मैंने बोला यार, ये तो काम बहुत बढ़ गया। इसको मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट। अब जब इसी के एक पार्ट को मैं सेल कर दूंगी, तो इसको मैं क्या बोल दूंगी? डिस इन्वेस्टमेंट। अब मैं मेरी कंपनी का एक पार्ट सेल कर रही हूँ। तो सरकार ने क्या करा ना, पहले सरकार क्या करती थी, अब इसको और अच्छे से समझो, ठीक है। ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट पहले क्या करती थी, इसके अंडर कौन कौन सी कंपनी थी, जैसे मेडिकल, अगर दवाइयां बनेंगी तो सरकार ही बनाएगी। जैसे कि कॉटन, अगर कॉटन का कपड़ा बनेगा तो सरकार ही बनाएगी। जैसे कि स्पेक्स, अगर चश्मे बनेंगे तो सरकार ही बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल, दूसरी कंपनी यहाँ पे व्हीकल्स, जो हम गाड़ी चलाते हैं, वो भी सरकार बनाएगी। तो सरकार ने ना ये सारी फैक्ट्रीज अपने अंडर लेके रखी थी। बाद में इसको डिस इन्वेस्टमेंट करा, मतलब के प्राइवेट वालों को बेच दिया। जैसे स्पेक्स की इंडस्ट्री प्राइवेट वालों को बेच दी, फिर धीरे धीरे कॉटन बेचा, धीरे धीरे मेडिकल बेचा, धीरे धीरे व्हीकल बेच दिया। इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मैंने मेरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट कुछ कंपनियों में करा, बाद में मैंने पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट वाले को बेच दिया। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जब सरकार अपनी कंपनी का एक हिस्सा प्राइवेट वाले को बेच देती है, उसको क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। ये भी हमारी इसी पॉलिसी के अंडर आया था, और ये गवर्नमेंट का बहुत ही बोल्ड स्टेप था। अब ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से बताती हूँ। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी? 1991, 24 जुलाई। ठीक है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। दूसरा, इसमें सबसे पहले लाइसेंस राज हटाया। जो सरकार है, उन्होंने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर थे उसको 51% की छूट दी। ठीक है। यहाँ पे हमारा रुपया 18% से गिर गया था। हमारे ऊपर हाईएस्ट टैरिफ लगा दिया था 1990 से 91 के बीच, इट वाज 355%। ठीक है। उसके बाद सरकार ने यहाँ पे मोनोपोली हटा दी। सरकार के अंडर सिर्फ 8 ही सेक्टर थे। उन 8 सेक्टर में से 2 मेन सेक्टर थे, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ट्रांसपोर्ट। ये तो हमको भी पता है। यहाँ पे सरकार ने छोटे छोटे इंडस्ट्री वाले को भी फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। मतलब अगर किसी का पास कम पैसा है और वो फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल खोल सकते हैं। सरकार ने उनको रोकना बंद कर दिया। बस इसमें इतना ही है, कोई दिक्कत? इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छे से समझ आया? ठीक है। अब आपके स्कूल के हिसाब से तो ये ऑलमोस्ट डन हो गया है हमारा चैप्टर। कुछ चीजें और बची है, जैसे अभी हमको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में सरकार ने कौन कौन सी चीजें अलाउ करी कि फॉरेन वाले आके स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखो तो कपड़ों में फॉरेन के ब्रांड वाले इंडिया में बेचते हैं क्या? कौन कौन से ब्रांड आपने सुने? H&M है, लुई विटॉन है, गुची है, ये सब आउट ऑफ इंडिया वाले इंडिया में बेच सकते हैं। तो सरकार ने इनको 100% FDI अलाउड करा है। इस तरीके से हम बहुत सारे परसेंटेज को इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे, बाकी का थ्योरी बहुत ज्यादा है।